सौतेली माँ से प्यारी चाची। ओहो हो, ये देसी घी के लड्डू तो खाने में बड़े स्वाद हैं और ये कचौड़ी समोसे भी एकदम खस्ता बनी है। वाह 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 वाह। कुंती एसी की ठंडक में बैठी नवीन, फूली और रानी को ललचाते हुए दिखा दिखाकर लड्डू पेड़े खा रही थी। वहीं वो तीनों तपती धूप में आंगन में काम कर रही थी। अरे ओ रानी, फूली, ये फुहारपना मत दिखाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे ओ फूली, एकदम साफ से आंगन बाहर, और तू रानी जल्दी जल्दी उपले पात। जी 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 रानी दीदी, मुझे भी लड्डू खाना है। नवीन ने हाथ बढ़ाकर लड्डू मांगा। माँ, एक लड्डू मुझे भी दो ना। ले ले ले, मेरे लाडे सर को लड्डू खाना है। ये कहते हुए बेरहम दिल कुंती उसका कान उमेड़ देती है। माँ बचाओ। बुला ले अपनी मरी माँ को, मगर वो नहीं आने की। बड़ा आया लड्डू खाने, चल भाग। कुंती ने उस बेचारे को न सिर्फ दुत्कारा बल्कि उसे जोर से धक्का दिया, जिससे नवीन का सिर गाय के खूंटे से जा लगा और वो लहूलुहान हो गया। दीदी, नवीन के सर से तो खून बह रहा है। इतने में वहां मनसा आ गई। उसे देखकर तीनों बच्चे उसके गले लग गई। मनसा मौसी। कुंती ने मनसा को पहली बार देखा था। इतने में उमेश खेत से लौट आया। कुंती तीनों बच्चों को छोड़ अंदर चली गई। रोते मन से मनसा ने कहा, उमेशी, क्या है ये सब? मेरी सहेली गंगा कहाँ है? जवाब दीजिए मुझे। उमेश मनसा को बीती बातें बताने लगा। देख गंगा, इस बार मुझे बेटा ही चाहिए। पहले ही इन दोनों मनहूसों को मेरी छाती पर मर दिया है। अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो उसे खौलते दूध में डाल दूंगा। गंगा की शादी कुछ साल पहले ब्रिज से हुई थी, जिससे उसे दो बेटियां फूली और रानी थी। दोनों बच्चे जल्दी होने की वजह से गंगा का शरीर एकदम कमजोर हो गया था, मगर ब्रिज की जिद से वो तीसरी बार गर्भवती है। वो दिन रात भगवान के आगे यही विनती करती कि उसे बेटी ना हो, और उसने तीसरी बार एक बेटे को जन्म दिया। रानी, फूली, तुम दोनों को अपने भाई का ध्यान रखना है। ये कहकर गंगा ने अपने जन्मे बेटे को गोद में उठाकर कहा, मेरे लाल, मुझे माफ कर देना। मैं तुझे अपना दूध भी नहीं पिला सकती। मेरी उम्र तुझे लग जाए। जियो मेरे लाल। और खुद मरते हुए भी वो माँ अपने बच्चे को जीने की दुआएं दे गई। इधर गंगा की चिता की आग ठंडी भी न हुई और ब्रिज ने कुंती से दूसरी शादी कर ली और तीनों बच्चों के लिए सौतेली माँ ले आया। घर में कदम रखने के साथ ही कुंती ने उन पर अत्याचार ढाना शुरू कर दिया। कुंती उठकर आई और रोते बच्चे को देख दांत पीसते हुए कहा, अरे ओ नासपीते, बंद करिए भैं भैं भैं, वरना चुटकी भर नमक चटा दिया ना तो तेरा भी खेल खत्म। माँ, इसे भूख लगी है, थोड़ा दूध दे दो। क्यों, ये राजा का बेटा है क्या जो दूध पिएगा? पानी चटा दे। दीदी, पिताजी, ये कैसी माँ लेकर आए हैं? ये बहुत बुरी है। ये सुन के कुंती ने बौखलाकर बेचारी फूली को बहुत पीटा। ये ले, और मार खा, ये ले। दीदी, बचाओ मुझे। रानी अपने भाई को गोद में लिए अपनी सौतेली माँ के पैरों में गिर गई। माँ, छोड़ दो मेरी बहन को, उससे गलती हो गई। निकल गई हेकड़ी। कान खोलकर सुनो, कल से तुम दोनों इस घर का सारा काम करोगी, लिपाई पुताई से लेके खाना बनाने तक। अब तो कुंती खुद पैर पसारे बैठी रहती और उन बेचारे बच्चों से गधों की तरह काम करवाती, तब जाके उन्हें एक रोटी देती। उन्हें न भरपेट खाना मिलता, न कपड़े, न माँ की ममता। उन बेचारे बच्चों का जीवन उनकी सौतेली माँ के चलते किसी नर्क से कम नहीं था। 4-5 साल बीत गए, न नवीन को भरपूर खाना मिला, न समय से टीकाकरण हुआ, जिससे उसके पांव अब पोलियो से ग्रसित हैं। मगर अभी सौतेली माँ का अत्याचार फूली, नवीन और रानी सह रहे हैं। सौतेली माँ कुंती के किए गए अत्याचारों को जानकर मनसा का मन चीख चीख कर रो पड़ा। मनसा, कई बार सोचा कि मैं शादी कर लूं ताकि गंगा भाभी के बच्चों को माँ की ममता दे सकूं, मगर कहीं वो भी कुंती भाभी जैसी ना हो। तभी मनसा ने तीनों के चेहरों की ओर देखकर कहा, मैं दूंगी इन्हें माँ का प्यार, इनकी चाची बनकर। उमेश जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? और फिर मनसा उमेश से शादी करके उन बेसहारा बच्चों के लिए चाची बनकर घर में आई, जहां तीनों ने उसकी आरती उतारी। आओ चाची माँ, हम आपका स्वागत करते हैं। तभी कुंती ने तीनों को धमकाया, अरे ओ मेरी नक्कारी औलादो, उतरवाऊं मैं आरती? चलो अंदर आओ। अपनी सौतेली माँ के खौफ से तीनों डरे सहमे से चले गए। तभी कुंती ने मनसा को गुस्से से घूरा। अगले दिन तड़के सुबह कुंती ने तीनों को लात से झकझोरते उठाना चाहा।
अरे ओ मेरी नास पीटो, नकली औलादो, उठो और काम पर लगो। बच्चों को काम करने की कोई जरूरत नहीं दीदी, अब इनकी चाची आ गई है। तू है कौन? हाँ, और तुम तीनों चाची के पल्लू में क्या छुप गई? निकलो बाहर, वरना गाल लाल कर दूंगी। तीनों बच्चे मनसा का आंचल कसकर थाम लेते हैं। चाची हमें बचा लो चाची, वरना सौतेली माँ मारेगी हमें। तभी माँ होने की धौंस झाड़कर कुंती ने कहा, क्यों रियास्तीन के सांप, तेरी चाची क्या कोई तोप है जो तुम तीनों को मुझसे बचा लेगी? चलते हो या दूं एक रखकर? तभी जैसे ही कुंती ने हाथ उठाया, मनसा ने उसका हाथ रोककर कहा, खबरदार, जो ने हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मनसा के इस कहे पर कुंती बौखला गई। तो होती कौन है इन पर हक जताने वाली? मैं उनकी माँ हूँ, इन्हें मार सकती हूँ? सिर्फ हक जताने से और दावे करने से कोई माँ नहीं बन जाता। अगर 9 महीने इन्हें पेट में रखा होता और जन्म देने की पीड़ा सही होती तो सौतेलेपन न करती। मुझे लगा था तुम्हारे अंदर प्यार से इन बच्चों के लिए ममता जगा दूंगी, मगर शायद तुम्हें प्यार की भाषा नहीं समझ आती। चलो जाओ यहाँ से। कुंती पैर पटकते हुए चली गई। तभी मनसा ने मुस्कुराकर कहा, तो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चे क्या खाएंगे? चाची हमें खीर पूरी खाना है। माँ जब थी तो अक्सर मेरे दीदी के लिए खीर पूरी बनाती थी। थोड़ी देर में मनसा ने तीनों के लिए खीर पूरी तैयार कर दी और तीनों को परोसा। गर्मा गर्म खीर पूरी, ये लो बच्चों, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तभी रोते हुए मनसा को देखकर रानी ने कहा, चाची न जाने क्यों आप में माँ दिखती है। यह सुनकर मनसा का दिल भर आया। उसने रानी के सिर पर ममता भरा हाथ रख के कहा, मैं तुम्हारी माँ ही तो हूँ, चलो अब माँ के हाथ से खाओ। बस चाची अब पेट भर गया। तीनों को खुश देखकर उमेश ने कहा, मनसा तुम्हारे आ जाने से इन बच्चों का बचपन फिर से लौट आया है, शुक्रिया तुम्हारा। उमेश जी, क्या ये बच्चे मेरे नहीं? मुझे इनसे मेरी सहेली गंगा की परछाई दिखती है। ये तीनों मेरे लिए अनमोल हैं। दिन बीतते गए। मनसा ने नवीन को पोलियो ठीक करने के लिए खुद को पूरी तरह झोंक दिया। वो उसके पैरों की मालिश करती, जिससे नवीन आम बच्चों की तरह चलने फिरने लगा। इधर कुंती जल भुन रही थी और उस रोज वो तीनों को खींच कर लाने लगी। जब देखो चाची के चमचे बने फिरते हो, चलो यहाँ से, वरना तीनों की टांगे तोड़ दूंगी। चाची हमें बचाओ, ये सालिम माँ बहुत बुरी है। कुंती उन्हें घसीटने लगी। तभी एकदम से ब्रिज आ गया और उस दिन जैसे उसके अंदर का सोया हुआ पिता जाग उठा। कुंती छोड़ दो बच्चों को। माँ हमें छोड़ दो। तीनों भर्राई आंखों से जाकर मनसा से लिपट गई। चाची चाची। तभी कुंती ने अपनी एक नई चाल चली और ब्रिज को बुरी तरह भड़काने लगी। अजी आप बच्चों को इसके हवाले सौंप रहे हैं? ये इनका मन बढ़ा रही है। बच्चों पर लगाम खींच कर रखना चाहिए। मैं इनकी माँ हूँ, इनका अच्छा ही चाहती हूँ। तभी ब्रिज ने स्नेह भरे नजर से अपने तीनों बच्चों की ओर देखकर कहा, बच्चों तुम किसके साथ रहना चाहते हो? तीनों की आंखों से टप टप आंसू चूए जा रहे थे। उन्होंने एकदम मनसा को देखकर कहा, हमें चाची के साथ रहना है। चाची सौतेली माँ से अच्छी है। ठीक है मनसा, मेरे बच्चे आज से तुम्हारे हैं। मनसा आंसुओं से भरकर तीनों का माथा चूमकर बोली, मेरे बच्चे, अब तुम तीनों को तुम्हारी चाची से कोई अलग नहीं करेगा। अजी मैं भी तो उनकी माँ हूँ, सौतेली ही सही, ये तो चाची है। जेठानी जी, माँ शब्द का मतलब ही जानती हो आप? जो खुद भूखा रहकर अपनी औलाद को खिलाए वो माँ होती है। जो रात भर जागकर अपनी औलाद पालती है वो माँ होती है। जो खुद तपती धूप में पैरों में छाले पड़ने के बाद भी अपने बच्चों के लिए मेहनत से पीछे ना हटे वो माँ होती है। मगर आपने सौतेली माँ की सारी हदें पार कर दी। इन मासूम बच्चों को भूखा रखा, इन्हें मारा पीटा, अत्याचार किया। माँ शब्द आपके मुंह से भी गाली जैसा लगता है। शायद इसीलिए आज तक भी आपकी गोद भगवान ने भरी नहीं। मनसा के दिए जवाब ने कुंती को सच का आईना दिखा दिया। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं सचमुच माँ कहलाने की काबिल नहीं हूँ, मगर आज माँ का अर्थ तो जान पाई हूँ। तीनों ने कुंती को माफ तो कर दिया, मगर उनके दिल में मनसा की जगह कुंती कभी नहीं ले सकी। 3 जादुई हाथी। हरिनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बहुत धार्मिक थे और पूजा पाठ किया करते थे, इसलिए गांव में बहुत सारे मंदिर बने हुए थे। गांव के एक कोने में एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, जिसमें मुन्नी, गणपत और उनकी माँ राधिका रहा करती थी। मुन्नी 10 साल की हो चुकी थी और उसका भाई गणपत उससे बड़ा था। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे
और साथ साथ खेला करते थे। मुन्नी और गणपत भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों रोज सुबह उठकर मंदिर जाते थे और भगवान गणेश की पूजा किया करते थे। उनकी माँ राधिका भी गणेश भगवान को बहुत मानती थी और अक्सर गणेश भगवान के नाम पर घर में लड्डू बनाती रहती थी। लेकिन उनके घर की स्थिति बहुत खराब थी। राधिका दिन भर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती थी और अपने दोनों बच्चों का पेट पालती थी। एक दिन राधिका काम करके शाम को वापस अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसे बनिए की दुकान दिखाई देती है। अरे चाचा, आज तुम दुकान पर कैसे आ गए? और बिट्टू कहाँ है? अरे बेटा, उसकी तबीयत तो बहुत खराब है, इसलिए मुझे दुकान पर आना पड़ा। अच्छा चाचा, मुझे 1 किलो बेसन दे दो। बहुत दिनों से लड्डू बनाकर गणेश भगवान को प्रसाद नहीं लगाया। इसके बाद राधिका बेसन लेकर अपने घर पहुंच जाती है और लड्डू बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद मुन्नी और गणपत बाहर से खेलकर घर आते हैं। अरे वाह, बेसन के लड्डू! मुझे तो लड्डू देखकर रहा ही नहीं जा रहा। तू रहने दे मुन्नी, पहले लड्डू का भोग भगवान गणेश को लगेगा, है ना माँ? हाँ बेटा, पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद तुम दोनों लड्डू खा सकते हो। अच्छा ठीक है, लेकिन माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ मुन्नी, पूछो। गांव के बाहर एक सर्कस आया है जिसमें एक हथनी का बच्चा फ्री में मिल रहा है। मैं वो हथनी अपने घर पर लाना चाहती हूँ। नहीं मुन्नी बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हम हथनी की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन मुन्नी रोने लगती है और मजबूर होकर गणपत वो हथनी अपने घर ले आता है। हथनी के घर आते ही मुन्नी बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। मुन्नी और उस हथनी में गहरी दोस्ती हो जाती है। मुन्नी उसके ऊपर चढ़कर सारे गांव की सवारी करती है। राधिका भी जैसे तैसे पैसे जमा करके उस हथनी की सेवा करती है। एक दिन रात को तीनों लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे कोई है, दरवाजा खोलो। गणपत तुरंत दरवाजा खोलता है तो सामने बूढ़ी काकी खड़ी हुई थी। अरे आओ काकी, अंदर आओ। अरे काकी, इतनी रात को कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं बेटा, घर में खाने का एक दाना नहीं है और मेरी कोई नहीं सुनता। सबको तो बस अपनी अपनी पड़ी है। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। इतना सुनते ही कुछ देर के लिए सभी लोग शांत हो जाते हैं। फिर अरे कोई बात नहीं काकी, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तुम ले जाओ। इतना कहकर राधिका अंदर जाती है और कुछ पैसे लाकर बूढ़ी काकी को दे देती है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। इतना कहकर बूढ़ी काकी वहाँ से चली जाती हैं। बूढ़ी काकी के जाते ही गणपत अपनी माँ से पूछने लगता है। माँ, हमारे पास केवल उतने ही पैसे थे, तुमने वो भी पैसे काकी को दे दिए, क्यों? अब हम लोग क्या करेंगे? बेटा, किसी जरूरतमंद की मदद करना बहुत ही नेक काम होता है, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। इसके बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही राधिका काम पर जाने लगती है। अरे गणपत, मैं पास वाले गांव में काम करने जा रही हूँ, हो सकता है आते आते रात हो जाए। हाँ ठीक है माँ, हम लोग घर पर ही रहेंगे। राधिका काम पर चली जाती है। अपनी माँ के जाते ही मुन्नी गणपत के पास आती है। भैया, घर में एक भी पैसा नहीं, अकेले माँ कब तक हमें खिलाती रहेंगी? हमें भी कुछ करना चाहिए। तू ठीक कहती है मुन्नी, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है भैया, क्यों ना हम लोग अपनी हथनी से सभी लोगों को सवारी कराएं, जिससे हमें काफी पैसे मिल जाएंगे। वाह मुन्नी, क्या आइडिया है। इसके बाद गणपत और मुन्नी अपनी हथनी से गांव वालों को सवारी कराने लगते हैं। हाथी की सवारी कितनी सस्ती, कितनी प्यारी, आइए आइए, हाथी की सवारी का मजा लीजिए। मुन्नी और गणपत दिन भर गांव वालों को हाथी की सवारी कराते हैं और बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। अंधेरा होते ही उनकी माँ राधिका काम करके वापस घर आ जाती है। माँ, आज हमने गांव वालों को अपनी हथनी की सवारी करा के बहुत सारा पैसा कमाया, ये देखो इतने सारे पैसे। इतना सुनते ही राधिका गुस्से से लाल हो जाती है और गणपत को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। गणपत रोने लगता है। माँ, तुमने भैया को क्यों मारा? हमारी हथनी गर्भवती है और तुम लोगों ने गांव वालों को उसकी सवारी करा दी। हे गणपति बप्पा, माफ करना। मुझे पता नहीं था माँ, मुझे माफ कर दो। अभी जाकर तुरंत हथनी से माफी मांगो, वरना भगवान गणेश नाराज हो जाएंगे। इसके बाद गणपत और मुन्नी अपनी हथनी के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं और काफी देर तक उसके पास बैठे रहते हैं। तभी उनकी माँ आवाज लगाती है। अरे बेटा, कितनी रात हो गई है, आओ खाना खा लो, जो हुआ उसे भूल जाओ।
2 दिन बाद गणेश चतुर्थी है, हमें कल पूजा का सामान लेने भी जाना है। गणपत और मुन्नी खाना खाकर सो जाते हैं। 2 दिन बाद गणेश चतुर्थी का त्योहार आ जाता है और गणेश चतुर्थी के दिन हथनी 3 बच्चों को जन्म देती है। राधिका, मुन्नी और गणपत बहुत खुश होते हैं और धूमधाम से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाते हैं। हम बहुत किस्मत वाले हैं, आज के दिन हथनी ने 3 हाथियों को जन्म दिया है। हाँ माँ, और देखो ना, ये तीनों छोटे छोटे हाथी कितने प्यारे लग रहे हैं। कुछ महीनों बाद तीनों हाथी के बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं। एक रात को तीनों हाथी के बच्चे घर के बाहर रस्सी से बंधे हुए थे और वो रात पूर्णिमा की रात थी। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो चांद की रोशनी उन तीनों हाथियों पर पड़ती है। तो देखते ही देखते पहला हाथी सोने के लड्डू निकालने लगता है और दूसरा हाथी जादुई मोदक निकालने लगता है और तीसरा हाथी बहुत सारा जादुई खाना निकालने लगता है। अगली सुबह जब राधिका तीनों हाथियों के पास सोने के लड्डू और ढेर सारा खाना देखती है तो जोर से आवाज लगाती है, गणपत, मुन्नी, जल्दी यहाँ आओ, देखो यहाँ क्या हो गया है। गणपत और मुन्नी दौड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लगता है माँ, ये तीनों जादुई हाथी है। अरे बाप रे, इतना सारा खाना और सोने के लड्डू, अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं। माँ, कल पूर्णिमा की रात थी और इससे पहले हमने कभी भी तीनों हाथियों को रात को बाहर नहीं बांधा था। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो लोग सारा जादुई खाना और सोने के लड्डू उठा लेते हैं। राधिका और गणपत शहर जाकर सोने के लड्डू बेच देते हैं। इससे उन्हें ढेर सारा पैसा मिल जाता है और वो लोग बहुत बड़ा घर बनवा लेते हैं और साथ ही तीनों जादुई हाथियों और उनकी माँ हथनी के लिए भी एक बड़ा सा बाड़ा तैयार करवा लेते हैं। हर पूर्णिमा की रात को वो तीनों जादुई हाथी ढेर सारा जादुई खाना, जादुई मोदक और जादुई सोने के लड्डू देते थे। राधिका, मुन्नी और गणपत ढेर सारा जादुई खाना गांव के गरीब लोगों में बांट देते थे और अपने घर के बगल में एक बहुत बड़ा गणेश भगवान का मंदिर बनवाते हैं। धीरे धीरे आसपास के बहुत सारे गाँव में ये बात फैल जाती है कि वो तीनों हाथी जादुई हैं। दूर दूर से लोग जादुई हाथियों के दर्शन करने आने लगते हैं। धीरे धीरे समय के साथ वो तीनों जादुई हाथी और बड़े हो जाते हैं। एक दिन मुन्नी अपनी माँ राधिका से कहती है, माँ, जैसे जैसे हमारे तीनों जादुई हाथी बड़े हो रहे हैं, वैसे वैसे वो और ज्यादा जादुई खाना और सोने के लड्डू दे रहे हैं। हाँ बेटा, सब गणेश भगवान की कृपा है। हमारी सारी गरीबी दूर हो गई और अब हमारे पास ढेर सारी धन संपत्ति है। इसलिए अब हम सारा जादुई खाना और जादुई मोदक और ये सोने के लड्डू जरूरतमंद लोगों और गरीबों में बांट देंगे। ठंड में सौतेली बहनें। माँ, ये जगह कितनी ज्यादा सुंदर है ना। मैंने तो सोचा था मैं इस बार अपने विंटर वेकेशन में कहीं पर भी नहीं जा पाऊंगी। हाँ बेटा, ये पहाड़ी इलाका मुझे भी बहुत सुंदर लगा। उर्वशी, सौंदर्या, चलो हम लोग वहाँ चलते हैं। वहाँ का व्यू कितना ज्यादा सुंदर है ना। साहब एक गुब्बारा ले लो। बेटा, इतनी सी उम्र में आप लोग सड़क पर ऐसे गुब्बारे बेच रहे हो, कहीं कोई गाड़ी आ गई तो? आपके माता पिता कहाँ हैं? हम दोनों का दुनिया में कोई नहीं है। ये गुब्बारे बेचकर दिन में 10-20 रुपए कमा लेते हैं और उसी से ही गुजारा चलाते हैं। आप ये कुछ पैसे रखो और इससे कुछ खा लेना, ठीक है? नहीं साहब, हमें ये पैसे ऐसे मुफ्त में नहीं चाहिए। हम लोग गरीब हैं, लेकिन हम मेहनत का ही खाना पसंद करते हैं। आप इसके बदले ये सारे गुब्बारे ले लीजिए। उन दोनों बहनों को इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ईमानदारी और मेहनत से काम करता देख सौंदर्या के दिल के अंदर उन दोनों बहनों के लिए ममता जाग जाती है। इन दोनों बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं है। देखिए ना, ये दोनों कितनी ज्यादा प्यारी और मेहनती हैं। क्यों ना हम इन्हें गोद ले लें। वेद को भी वो दोनों छोटी बहन बहुत ज्यादा पसंद आती हैं और वो उन दोनों बहनों को गोद ले लेता है। बेटा, ये सब तुम दोनों के लिए है और आज के बाद तुम तीनों बहनें हो। तुम तीनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। हम कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जब से ये दोनों इस घर में आई हैं, तब से मम्मी पापा सिर्फ इन दोनों से ही प्यार कर रहे हैं। मुझे तो भूल ही गए हैं। जो चीज सिर्फ मेरे लिए आई थी और वो चीज अब इन दोनों के लिए भी आ रही है।
उर्वशी मन ही मन कीर्ति और सृष्टि से नफरत करने लगती है। वेद और सौंदर्य का सृष्टि और कीर्ति को इतना प्यार करना उर्वशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ऑफिस जाते समय सौंदर्य और वेद की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, जिससे उन दोनों का एक भयानक एक्सीडेंट होता है और दोनों की फौरन ही मौत हो जाती है। मम्मी पापा, आप दोनों क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? आप दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? उर्वशी दीदी, देखो ना मम्मी पापा को क्या हो गया। ये सब सिर्फ तुम दोनों की वजह से हुआ है। पहले तो तुम दोनों ने मेरे मम्मी पापा का प्यार मुझसे छीन लिया और अब मेरे मम्मी पापा को ही मुझसे छीन लिया है। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। उर्वशी अपने माता पिता की मृत्यु का कारण सृष्टि और कीर्ति को मानने लगती है और उनसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगती है। कीर्ति, खाना खा ली, तूने कल से कुछ भी नहीं खाया है। नहीं दीदी, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। मेरी बहन थोड़ा सा खा ले, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। अपनी बहन के कहने पर कीर्ति जैसे ही निवाला उठाकर खाने लगती है, वहां उर्वशी आ जाती है और खाने की प्लेट छीनकर जमीन पर फेंक देती है। पहले तो मेरी मम्मी डैडी को खा गई और अब यहाँ आराम से खाना खा रही हो। घर में इतने सारे काम पड़े हैं, कौन करेगा? जाकर जल्दी से घर के सारे काम करो, वरना तुम दोनों को मैं घर से ही निकाल दूंगी, समझी? फिर इस कपकपाती ठंड में सड़क पर भटकते रहना। कीर्ति, सृष्टि उर्वशी को अपनी सगी बहन मानते थे, इसीलिए वो उसकी सारी बात मानते थे। कीर्ति, सृष्टि ऐसी ठंड के मौसम में भी छोटी सी उम्र में ठंडे पानी में घर के सारे कामकाज करती हैं। ठंडे पानी में काम करने की वजह से उन दोनों के हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन उर्वशी ये सब नजरअंदाज करती है। मैंने इनसे अपना होमवर्क करने को कहा था, लेकिन ये दोनों तो सो रही हैं, वो भी हीटर चलाकर। उर्वशी एक बड़े से बर्तन में ठंडा पानी डालकर उसके अंदर बहुत सारे बर्फ के टुकड़े डाल देती है और उसे लाकर सो रही सृष्टि और कीर्ति के ऊपर डाल देती है। ठंडे पानी की वजह से दोनों बहनें घबराकर और ठंड से कांपती हुई उठती हैं। ओ दीदी, आपने इतनी ठंड में हम पर ये बर्फीला पानी क्यों डाल दिया है? मेरा बस चलता तो मैं तुम दोनों पर बिल्कुल खौलता हुआ पानी डालती, लेकिन वो क्या है ना, गर्मी का मौसम नहीं है, ठंड का मौसम है, इसलिए मैंने तुम पर ये ठंडा ठंडा पानी डाला। अब तो तुम दोनों की आंख खुल गई होगी ना, तो चलो जाकर मेरा होमवर्क करो और मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाओ। अच्छा दीदी, मेरी तबीयत खराब है, मैं आपका होमवर्क बाद में कर दूंगी, मुझे थोड़ी देर आराम करने दीजिए। तुझे आराम करना है? अगर तू आराम करेगी तो घर के सारे काम कौन करेगा? मेरे माँ बाप को खाकर तुम दोनों बहनों को चैन नहीं मिला क्या, जो अब तुम्हें आराम भी करना है? जितना बोला जाए उतना ही करो, समझी? उर्वशी का ऐसा बर्ताव कीर्ति और सृष्टि के पास सहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। दोनों ही हमेशा अपनी सौतेली बड़ी बहन के सारे अत्याचार सहती और कभी कोई शिकायत नहीं करती। उर्वशी दिन रात उन दोनों से ठंड के मौसम में ठंडे पानी से काम करवाती और कभी उन्हें गर्म चिंटे से जलाती, तो कभी कभी उन्हें पहनने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं देती, लेकिन दोनों ही सौंदर्य की बातों को याद करते हुए सब कुछ सहती हैं। समय बीतता है और आज ये तीनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरी परमिशन के बिना तुम लोग गर्म कपड़े नहीं पहनोगी, लेकिन तुम दोनों इतनी मोटी मोटी जैकेट पहनकर आराम कर रही हो। मैंने कहा उतारो ये जैकेट। तुम्हारी वजह से बचपन से लेकर आज तक मैं कैसे अपने माता पिता के प्यार के लिए तड़पी हूँ, उतना ही तुम दोनों भी ठंड में तड़पोगी। दीदी, हमें कितनी बार आपसे कहा है कि हम मम्मी पापा की मौत के जिम्मेदार नहीं हैं। आखिरकार वो हमारे भी तो मम्मी पापा थे ना। नहीं, वो सिर्फ मेरे मम्मी पापा थे, मैं उनकी सगी बेटी हूँ, ना कि तुम। उर्वशी अपनी दोनों सौतेली बहनों पर चिल्ला ही रही होती है कि तभी वहां उर्वशी के मामा मामी ओम प्रकाश और जूही आते हैं। उर्वशी बेटा, कैसी हो तुम? मामा मामी, आप दोनों यहाँ? आप दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? अगर हम तुम्हें बताती तो हम तुम्हें सरप्राइज कैसे देते? ये तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ मामा मामी के लिए नाश्ता लेकर आओ। उर्वशी बेटा, तूने अभी तक अपनी इन दोनों सौतेली बहनों को अपने साथ रखा हुआ है? मामा मामी, मैं तो कब से इन्हें निकाल देती, लेकिन माँ ने कहा था कि मैं इन दोनों का साथ कभी ना छोड़ू।
इसीलिए मैं इन्हें इस घर में रहने दे रही हूँ। लेकिन मेरे दिल में इन दोनों के लिए सिर्फ नफरत है। आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। उर्वशी के वहां से जाते ही अच्छा हुआ इसके दिल में अभी तक अपनी इन दोनों सौतेली बहनों के लिए नफरत है। मुझे तो लगा था ये तीनों इतने सालों में मिल न जाए। अब हमें कुछ भी करके उर्वशी से जायदाद के पेपर्स पर साइन करवाना होगा और ये सारी जायदाद को अपने नाम करवाना होगा। ओम प्रकाश और जूही दोनों की नजर उर्वशी की प्रॉपर्टी पर थी। ओम प्रकाश और जूही को बात करते हुए कीर्ति और सृष्टि देख लेते हैं और जाकर ये सारी बात उर्वशी को बता देते हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती मेरे मामा मामी के खिलाफ ऐसी साजिश करते हुए? पहले मुझसे मेरे माँ बाप को छीन लिया और अब मेरे मामा मामी को मुझसे दूर करना चाहती हो। दीदी, हम सच कह रहे हैं, हमारी बात पर विश्वास करो। जस्ट शट अप, निकल जाओ मेरे घर से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सृष्टि और कीर्ति अब पूरी तरह से टूट जाते हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं, जिसका फायदा ओम प्रकाश और जूही उठाते हैं और जायदाद के पेपर बनवाकर उर्वशी के पास ले जाते हैं। ये किस किस चीज के पेपर हैं? उर्वशी बेटा, ये पेपर तेरे माता पिता ने बनवाकर मेरे पास संभाल कर रखे थे। इन पेपर पर साइन करने के बाद तू अपने बिजनेस को पूरी तरीके से टेक ओवर कर सकती है। लेकिन मम्मी पापा ने तो मुझे कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तू उस समय बहुत छोटी थी। चल अब जल्दी से साइन कर दे ये पेपर, हमें अब कोर्ट में भी जमा करवाने हैं। उर्वशी को जूही और ओम प्रकाश पर शक होता है। उर्वशी उन पेपर पर साइन करने से पहले उन पेपर को पढ़ लेती है, जिसे पढ़कर वो जान जाती है कि वो पेपर बिजनेस के नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी के हैं और उसके मामा मामी उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे हैं। सृष्टि कीर्ति बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आप दोनों की नजर में मेरी प्रॉपर्टी पर है। काश मैं उनकी बात मान लेती। हाँ बेटा, काश तुम उनकी बात मान लेती। चल अब जल्दी से इन पेपर पर साइन कर दे, वरना ये गन की सारी गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। मैं पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। ये प्रॉपर्टी मेरे मम्मी पापा की है, ना कि तुम्हारी। उर्वशी के साइन न करने पर उसके मामा मामी उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं कि तभी सृष्टि और कीर्ति वहां पुलिस के साथ अचानक आ जाती हैं। पुलिस ओम प्रकाश और जूही को गिरफ्तार कर लेते हैं। दीदी, आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? कीर्ति, सृष्टि, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों तो घर छोड़कर चली गई थी ना? हाँ दीदी, लेकिन हम आपको ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए हम पुलिस के पास गए और हमने उन्हें सब बता दिया और हम लोग सही समय पर यहाँ पुलिस के साथ पहुंच गए। अब आप इस घर में आराम से रह सकती हो। अब हम आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। सृष्टि, कीर्ति, रुक जाओ। अगर तुम दोनों चली गई तो हमेशा के लिए घर में मैं अकेले रहकर क्या करूंगी? मुझे माफ कर दो। बचपन से लेकर बड़े होने तक तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है मैंने। मम्मी पापा की आत्मा को ये सब देखकर बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अपनी इस बड़ी बहन को माफ कर दो। आप हमसे माफी मत मांगी। आपने हमें स्वीकार कर लिया, यही हमारे लिए काफी है। हमें हमारी बड़ी बहन मिल गई और हमें कुछ नहीं चाहिए। उर्वशी अपनी दोनों बहनों को गले से लगा लेती है, जिसके बाद अब तीनों बहनें प्यार मोहब्बत से एक साथ खुशी खुशी रहती हैं।